ठीक है, हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड नाउ। ओके, सो बेसिकली अभी तक क्लास में वी वेर डन टिल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, है ना। एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में जो सारे इफेक्ट्स थे तीनों, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट एंड देन मेसोमेरिक इफेक्ट एंड देन हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे हो गया था हमारा। एक सेकेंड, ठीक है, ये सारे हो गए थे हमारे पास। अब इसके बाद जो क्लास में आएगा वो थोड़े बहुत तो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी एंड द कार्बोआनायन स्टेबिलिटी। This topic will be coming again because reactive intermediate is a special topic. It's basically a separate topic in the syllabus itself. So this thing will be coming again, but I will be discussing few questions here itself. And then उसके बाद देख लेंगे what is the effect of the hyperconjugation on the stability of alkene. And ये basically इसके application elimination reactions में आएंगे कि there are two products called the Stratgev and the Hoffman product, Hoffman elimination product. So अभी से थोड़ा सा हिंट ले लेंगे उसके बारे में, and then we will come to acids and base. तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी एंड कार्बन आयन स्टेबिलिटी पे। स्क्रीन सभी को दिख रही होगी ना अभी? हाँ सर। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लिख लो। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये बेसिकली कंपेयर करना है यही कि कार्बोकैटायन या कार्बन आयन या फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे। एंड इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको कौन सा कटायन कहते हैं? सर इसको फिनाइल कट्टा है, बेंजाइल कटायन, बेंजाइल कटायन, ठीक है। अब इसमें हमने लगा दिया CH3। देन सेकंड में है दिस वन एंड देन थर्ड में है ये। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, ये इतने क्वेश्चंस हो गए। पहले का ऑर्डर क्या होगा? अगर इसको मैंने फर्स्ट कहा, सेकंड एंड ये थर्ड। 3 to 1। यस सर। 3 to 1 क्यों होगा? यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच कितना है? 3। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच कितना है? 1। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच 0। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट तो सबसे ज्यादा इसका होगा, इस वाले ग्रुप का, बट हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? इसका। और मैंने कल ही बताया था ऑर्डर कि रेजोनेंस का ऑर्डर, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट करेगा? रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर हम इसको प्रायोरिटी देंगे ना, तो प्रायोरिटी जब इसको देंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा अपना? अच्छा, एक चीज, अगर इंटरनेट कनेक्शन कभी अनस्टेबल हो तो आप मेरे को बता देना, वीडियो स्टॉप कर देंगे और केवल ऑडियो पर करेंगे, ठीक है? अगर आवाज डिस्टॉर्ट हो रहा हो कभी तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड। किसी को इश्यू यहाँ पे? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का आंसर क्या होगा?
1 2 One more stable. ए सर 1 हाँ ए और में बी ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ये कौन सा पोजीशन है, सर पैरा पैरा पोजीशन। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट तो दोनों का होगा, इसका भी होगा इंडक्टिव इफेक्ट, इसका भी होगा इंडक्टिव इफेक्ट, बट इसका यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा पैरा पे। और हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस केवल ऑर्थो या पैरा पे ही होता है, मेटा पे नहीं होता है। मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज वर्किंग हियर ए, देयरफॉर ए इज मोर स्टेबल देन बी। इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है? सर इसमें फर्स्ट फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, बिकॉज ये एंगल Ring कितना is होने वाला है king. यहाँ पर 60 डिग्री, जबकि Yes. कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट्स एंगल शुड बी कितना 120 120 डिग्री। तो कितना डेविएशन है 120 माइनस डिग्री 60, ये बहुत ज्यादा डेविएशन, इस कारण ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन रहने वाला है। इसी कारण दिस इज मोर स्टेबल देन दिस देन दिस। तो ये तो हो गया हमारे पास एक। फिर एक ऑर्डर, अच्छा अभी तक ये तो हमें क्लियर हो गया है कि अगर, चलो इसको भी एग्जांपल से कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर ये C+ है और इसमें CH3 ये हो गया अपना CH3। अगर मैं इसी को एक CH3 को हमने हटा दिया, लगा दिया H, इसको कौन सा कार्बोकेटायन कहते हैं? 3 डिग्री कहते हैं ना। यस सर देन दिस इज 2 डिग्री एंड अगर केवल सिंपल ये है एंड दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बोकेटायन एंड देन दिस इज सिंपल मिथाइल। ये हो गया अपना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच कितना है? नंबर ऑफ अल्फा एच इज इक्वल टू 9, नंबर ऑफ अल्फा एच इज इक्वल टू 336, नंबर ऑफ अल्फा एच इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ अल्फा एच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, देन ग्रेटर देन 1 डिग्री, देन ग्रेटर देन CH3। ये तो हो गया अपना कार्बोकेटायन के लिए। अगर मैं कार्बन आयन के लिए बोलूंगा तो जस्ट इसके उल्टा ऑर्डर हो जाएगा ना। यस सर तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल CH3 माइनस। तो ये तो बहुत ही इंट्यूटिव ऑर्डर है, बहुत लोगों को पहले से भी मालूम होगा दिस थिंग। अब इसके बाद में एक ऑर्डर काइंड ऑफ आपको रट्टा लगाना है, क्योंकि इसमें दो इफेक्ट काइंड ऑफ जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे इसको हटाओ ना, अगले स्लाइड पे चले। यस सर साइक्लोपेंटेन में बॉन्ड एंगल 105 होता है। साइक्लोपेंटेन में आप कर लो, साइक्लोपेंटेन में ये कितना होना चाहिए बेसिकली? ये होना तो आपका, बस ये 120 चाहिए। देखो ठीक है, इसको जब भी हम करेंगे तो वी विल अस्यूम कि ये प्लेनर है। अगर प्लेनर अगर हमारे पास है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? ये वाला अगर प्लेनर है और ये तो 120 होना चाहिए सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज दैट ये अपना हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, तो ये एंगल कितना होता है? हेक्सेन में सर 172 होता है, 120 होता है। 120 होता है सर। इसमें कितना होता है? 135। ठीक अच्छा है, तो सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन यहाँ पर डेल्टा जो होना चाहिए एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा कम इसी में है ना। और यहाँ पर कितना है? ये 90 और होना चाहिए कितना कितना 120, मतलब 30 का यहाँ पर डिस्टॉर्शन है, यहाँ पर डिस्टॉर्शन 60 का है। जहां पर सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन वो सबसे कम अनस्टेबल। यस सर। अब ये ऑर्डर को आप काइंड ऑफ रट्टा लगा लो कि अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात कह रहा है, ज्यादा इसका यूज तो नहीं है, ज्यादा इसका एमसीक्यू टाइप का यूज आता है, बट कहीं कहीं हो सके तो इसका एप्लीकेशन हो सकता है आपका, कि फ्री रेडिकल में अलाइलिक ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बेंजाइलिक, देन 3 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? अलाइलिक क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 रेडिकल। बेंजाइलिक क्या हो गया? CH2 रेडिकल एंड देन 3 डिग्री क्या हुआ? CH3 3।
मैंने ऐसे याद कर लिया था, रब 3, रब मतलब भगवान, तो रब 3, ठीक है। तो जैसे और रब 3 मतलब क्या हुआ, मैंने इसको ऐसे याद कर लिया ना, 3 है तो भाई ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 होते हैं ना, तो 3 रब है, रब 3। और अगर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी अगर आता है ना, तो इसके जस्ट ऑपोजिट ऑर्डर आपने कर देना है, मतलब कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन होगा बेंजाइलिक वाला, एंड देन होगा आपका एलाइलिक वाला। ये बस एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, इसको आप रट्टा लगा देना। सर बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकंड में फिर वीडियो बंद कर दे रहा हूँ। अभी आवाज क्लियर आ रही है थोड़ी? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इस ऑर्डर को आप याद कर लो अभी फिलहाल। ये हो गया अपना। अब इसके बाद एक रूल है, दैट इज कॉल्ड ब्रेड्स रूल। और इसको ब्रेड्स रूल में क्या कहता है बेसिकली, कि अगर कोई ब्रिज्ड पोजीशन है, फॉर एग्जांपल ये पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड ब्रिज्ड पोजीशन। ब्रिज पोजीशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर काइंड ऑफ जो 2 रिंग है इनके लिए ब्रिज की तरह काम कर रहा है। अब जो ब्रिज पोजीशन पर है ना, कभी भी sp2 हाइब्रिड कार्बन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि sp2 हाइब्रिड के लिए क्या चाहिए हमारे पास, 120 डिग्री एंगल चाहिए, बट ये 120 डिग्री एंगल कभी नहीं होने वाला। ये बिकॉज 120 डिग्री के लिए क्या चाहिए, ट्रायगोनल प्लेनर। बट आपको लग रहा है कि ये कभी प्लेनर होने वाला है? जैसे अगर मैं इसको एग्जैक्टली अगर सही स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे होने वाला है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो कार्बन है, ये कभी भी ऐसे प्लेनर नहीं रहने वाला है। इसी कारण कहते हैं कि जो ब्रिज पोजीशन है कैन नॉट बी sp2 प्लेनर, और इसी कारण यहाँ पर कभी भी कार्बोकेटायन नहीं बन पाएगा। तो बस इसका डेफिनेशन लिख लो, ये आएगा कहीं कहीं, इसका एप्लीकेशन होगा कि एज पर ब्रेड्स रूल, as per Brett's rule, as per Brett's rule, bridge position cannot be sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon। so यहां पर क्या क्या नहीं आ सकता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन को चाहिए क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कभी भी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बन पाएगा, जो कि डबल बॉन्ड नहीं बन पाएगा दैट इन्वॉल्व one atom as bridging atom। अब इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में क्या होगा, इसमें आपको कंपेयर करना है स्टेबिलिटी ऑफ Fr। अब दिस इज फर्स्ट कार्बोकेटायन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, अब यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे अनस्टेबल तो ये रहने वाला है,
बिकॉज ये वाला ब्रेड्स रूल के अंदर में ये कार्बन कैन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर मैंने ए, इसको बी, ये सी, ये डी कह दिया है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी तो होने वाली है बी की। अब ए सी डी में डी क्या है अपना 3 डिग्री कार्बोकेटायन, मतलब कि डी इज मोस्ट स्टेबल। अब मुझे कंपेयर करना है सी और ए में। सी कौन सा है अपना? सी है 1 डिग्री और ए है अपना 2 डिग्री, मतलब कि ए 2 आपने डिग्री ग्रेटर बी देन। के नीचे लिखा है मोस्ट स्टेबल, बट एक्चुअली वो मोस्ट अनस्टेबल होना चाहिए ना। हाँ, मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल। देन सेकंड क्वेश्चन, ये कार्बोकेटायन पर हो गया, सेकंड कार्बन आयन पे। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन होने वाला है? Second. सेकंड वाला होगा, बिकॉज ये यहाँ पर इजिली रेजोनेंस करने वाला है, तो ये तो ठीक है। बट अगर ये रेजोनेंस करेगा तो जो ये वाला कार्बन है ये बन जाएगा sp2, जो कि पॉसिबल नहीं है, इस कारण दिस थिंग इज मोर स्टेबल। चलो, ये तो अपना हो गया यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन डालो, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था लास्ट क्लास में कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेसिकली होता है क्या है कि कोई भी अगर हमने डबल बॉन्ड में अगर हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा अपना एल्केन और प्लस कुछ डेल्टा एच निकलेगा, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये हीट क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड के बदले में ना यहाँ पर एल्केन में सिग्मा बॉन्ड आया है, and we know that sigma bond is any day better than या stronger than the pi bond। तो stronger अगर बन रहा है तो obviously heat of hydrogenation evolve करेगा। तो ये हो गई। अब साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो heat of hydrogenation है, कि heat of hydrogenation है is inversely proportional to stability of alkene। ये कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अगर एल्कीन की एनर्जी यहाँ पर होती, या फिर एक दूसरा केस मान लो एल्कीन की एनर्जी यहाँ पर है, ए का यहाँ है, ये बी का यहाँ है, ये दोनों एल्कीन है और ये फाइनली एल्केन जो हमारे पास बना है, ये ज्यादा अस्टेबल है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, तो ये कम एनर्जी रिलीज करने वाला है। ये क्योंकि एनर्जी इसका बहुत ही हाई है तो इसका HOH ऑफ B इज ग्रेटर देन A। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि अगर स्टेबिलिटी अगर कम है तो हीट भी कम निकलने वाला है, ये इस तरह देखो, और अगर स्टेबिलिटी अगर कम है तो हीट यहाँ पर ज्यादा निकलने वाला है। देयरफॉर दिस रिलेशन को आप याद रखना। अब ये ऑर्डर का यूज आपने बार बार, ये क्वेश्चन इसमें आपको बताना है, ये हो गया फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज 5। इनका बताना है आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अच्छा, ये तो लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने ना कि नंबर ऑफ अल्फा एच अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी ज्यादा होगा।
क्योंकि उतना ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ही बनने वाले हैं। ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, इस कारण बस एग्जांपल से इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो बताओ इसका क्या ऑर्डर होना चाहिए? सर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने ऑर्डर में लिखा है, फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा स्टेबल। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेबल इस कारण होगा बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच इज इक्वल टू हाउ मच? 12। 3 into 3 Yes. 3 3 3 3 हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच इज इक्वल टू 9, तो ये स्टेबल हो गया। बट इनको कैसे आप कंपेयर करोगे? नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ पर कितना है? 3 3 6। नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ पर भी 3 3 6 और नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ पर भी 3 3 6। इनको आप अब तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो अपना ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया, तो इसका भी कोई इशू नहीं है कि भाई ट्रांस ना ज्यादा ही होने वाला है एनी डे। बट हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये कैसे ज्यादा होने वाला है? तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो इसका अगर बनाते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, तो ये अपना हो जाएगा हाइड्रोजन, ये अपना जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गया। बट अगर मैं इनका बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ट्रांस या फिर सिस कोई भी ले लो, वो तो ऑर्डर हमें मालूम है ना। तो फॉर एग्जांपल ये आप ट्रांस ले लो, तो इसका ये हो गया। अब क्या है कि हमें कंपेयर करना है इनकी दोनों की स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या है कि जो कार्बन आयन है दैट इज 1 डिग्री, जबकि यहाँ पर जो कार्बन आयन है दैट इज 2 डिग्री। तो क्योंकि इनका जो इंटरमीडिएट है वो उनका डिफरेंस है स्टेबिलिटी का, इस कारण जो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल है दैट इज मोर स्टेबल देन द सेकंड वन। फर्स्ट वाला ज्यादा क्यों स्टेबल है? बिकॉज ये जो कार्बन आयन बना है दैट इज 1 डिग्री नो, जबकि ये जो कार्बन आयन है दैट इज 2 डिग्री। और मैंने अभी भी बताया है कि कार्बन आयन में 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप इनको कंपेयर करो। सर इसमें 3 ज्यादा स्टेबल होगा 4 से। क्या होगा? 3 ज्यादा स्टेबल होगा 4 से सर। थोड़ा थोड़ा आवाज ठीक कर लो अपना तुम। सर इसमें 3 ज्यादा स्टेबल होगा 4 से। तो मैंने तो वही बताया ना, 3 ग्रेटर देन 4 हो गया। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना है इनको। सर बट ट्रांस स्टेबल क्यों होता है सिस से, ये हमने कैसे बताया? ट्रांस स्टेबल होगा ना बिकॉज ये CH3 यहाँ पर है और ये CH3 यहाँ पर है, तो कोई इनका वंडरवॉल रिपल्शन नहीं है, बहुत ही दूर दूर है। जबकि ये CH3 है और ये CH3 है, दोनों बिल्कुल सामने सामने होने वाले हैं, तो थोड़ा रिपल्शन रहेगा। ये तो बहुत बार आने वाला है आपके लिए कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन दिस इज वन। यस सर। इसका ऑर्डर बताओ कोई। 3 2 1। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच इज इक्वल टू हाउ मच? 3 2 2 3, तो ये हो गया 10। नंबर ऑफ अल्फा एच इज इक्वल टू हाउ मच? ये हो गया अपना 2, ये हो गया अपना 1 और ये हो गया अपना 3। 2 3 5 1 6। नंबर ऑफ अल्फा एच इज इक्वल टू, ये अपना कितना हो जाएगा? एक तो आएगा यहाँ से और एक आएगा, 2 आएगा यहाँ से, ये आएगा 3। इसी कारण ये 3 to 1 हो जाएगा। अब देखो इस चीज को आप थोड़ा नोट कर लो कि जो ऐसा वाला जो बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड जो कि रिंग के जस्ट बाहर होता है,
that is called exocyclic double bond. Exocyclic double bond. और exocyclic double bond is very unstable, और ये instability का आपको रीजन भी मालूम चल गया. तो exocyclic double bond is unstable. ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आने वाला है ये टर्म बार बार, तो इसको नोट कर लो. Next application. Repeat the last line. ये last line ये क्या, अच्छा कि exocyclic double bond is unstable. Exocyclic double bond is unstable, और ये रीजन भी यही है बिकॉज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कम होते हैं. सेम चीज को आप इस टर्म में भी नोट कर लो कि मोर द एल्काइलेशन. तो यहाँ पर इस केस में कितना है, ये डबल बॉन्ड है अपना, तो एल्काइलेशन यहाँ पर 1 2 3 4, ये एल्काइल लगे है ना, तो नंबर ऑफ यहाँ पर कितना है, केवल 1 2 3, यहाँ पर केवल 2 है एल्काइलेशन. तो जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ एल्काइलेशन उतना ही वो स्टेबल होने वाला है. तो आप इस चीज को भी चाहो तो नोट कर सकते हो कि नंबर ऑफ एल्काइलेशन ऑन डबल बॉन्ड इंक्रीजेस, तो अपना स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा. सर इसी को सेट ऑफ रूल बोलते हैं ना? हाँ, इसी को सेट ऑफ रूल कह सकते हो. चलो अब आ जाते हैं थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज द एसिड्स एंड बेसेस. एसिड एंड बेस. तो एसिड एंड बेस, बस अगला कॉन्सेप्ट हमारा यही आने वाला है, बट जस्ट फॉर नोट मेकिंग आप बस यहाँ पर ये एक चीज लिख लो कि एसिडिक स्ट्रेंथ और फिर Ka वैल्यू है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m और -I ग्रुप स्ट्रेंथ. इसके जस्ट ऑपोजिट बेसिक स्ट्रेंथ Kb value is directly proportional to +m plus hyperconjugation या +I group strength. अब इसके बाद हम आ जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसमें फर्स्ट इज एसिड. तो यहाँ पर बेसिकली 3 डेफिनेशंस होते हैं एसिड के, तो मोस्टली आप लोगों को मालूम होगा, बट स्टिल जस्ट फॉर नोट मेकिंग आप इसको फटाफट नोट कर लो कि पहला तो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड. तो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है कि जो H+ डोनर होगा, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि H+ डोनर होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एसिड.
अगर वो OH माइनस डोनर होगा तो दैट वुड बी कॉल्ड बेस। जैसे सिंपल HCl, HF, ये बस ज्यादा इसमें टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपना आते हैं मेन मुद्दे पर। अगला क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या बोलता है? प्रोटॉन लुईस एसिड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिच। इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होगा दैट इज कॉल्ड एसिड, अगर वो डोनर होगा तो दैट इज कॉल्ड बेस। और एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ये अपना AlCl3 हो जाएगा एक्सेप्टर, और बेस में कुछ भी कर लो, अमोनिया। देन थर्ड इज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या बोला कि जो H+ का डोनर है दैट इज कॉल्ड एसिड, एंड जो H+ का एक्सेप्टर है दैट इज कॉल्ड बेस। फॉर एग्जांपल ये HCl ने क्या किया, H+ को डोनेट करा, जबकि NH3 अगर है और इसने अगर H+ को एक्सेप्ट कर लिया तो ये अपना बन जाएगा NH4+, इसका कारण ये बेस हो गया। अब आते हैं काम की बात, ये सब तो बस फॉर्मेलिटी था अपना नोट्स मेकिंग के लिए। अब आते हैं काम की बात कि Ka वैल्यू और pKa वैल्यू या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ हमें मालूम करना है कंपाउंड्स का। तो ये हो गया क्या कि अगर कोई एसिड है Ha, उसको हमने डाल दिया है एक्वस मीडियम वाटर फॉर एग्जांपल, तो इसको आगे जाने की टेंडेंसी क्या होगी, अगर K रेट से जा रहा है, अगर K है जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आगे जाने का, तो ये क्या हो जाएगा, ये H3O+ बन जाएगा और ये इसका बन जाएगा A-। अब जो A- है दैट इज कॉल्ड दी कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस सिंपल आपने क्या करना है कि रिमूव कर दिया आपने H+ को, तो आपको कॉन्जुगेट बेस मिल गया। अब अगर इसका मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लिखूंगा तो ये हो जाएगा अपना H3O+ A- बाई HA। तो मतलब ये तो यहाँ पर क्लियर है कि जितना ज्यादा स्टेबल रहने वाला ये अपना कंजुगेट बेस, उतना ही ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। मतलब जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग होने वाली है। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हाई रहने वाली है तो ये Ka वैल्यू होगा, क्या होगा, हाई होगा, बिकॉज ये वाला वैल्यू अपना ज्यादा है। इसका मतलब क्लियर है कि Ka एसिडिक स्ट्रेंथ और कॉन्जुगेट बेस में इन सब में रिलेशन है, क्लियर। तो यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया तो अगला बिल्कुल एक समरी लाइन लिख लो जिसमें कि सारे ग्रुप्स को कंसीडर कर लेंगे हम। यहाँ तक सबका हो गया ना? ठीक है, तो आप एक ही लाइन में पूरी की पूरी आप समरी लिख लो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, सो दैट उतना ही वो फॉरवर्ड मोड में जाए। अब वो pKa के जस्ट ऑपोजिट होता है ना, ये तो लास्ट क्लास में हुआ था, बिकॉज pK का मतलब ही होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka, तो ये तो सबको मालूम है। अब ये किस चीज पर डिपेंड करेगा,
ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कितना ज्यादा A माइनस स्टेबल होने वाला है। अब ये कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल होगा वो कैसे मालूम करेंगे? अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो वो उसको स्टेबल बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में कुछ भी लगा रहे, -I या -M लगा रहेगा तो वो उतना स्टेबल होने वाला है। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो वो उसको उतना ही अनस्टेबल बनाने वाला है, इस कारण ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इसी लाइन में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा कौन होगा? HF, देन H2O, देन NH3, देन CH4। ये कैसे मालूम किया हमने? हमें सिंपल क्या करना है, सारे क्वेश्चंस में यही करने जो भी आएगा एग्जाम में भी। हम सबसे पहले बनाएंगे उसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा इसका? CH3 माइनस, जब हमने एक H प्लस को हटा दिया है तो इसका क्या बनेगा? NH2 माइनस, इसका क्या बनेगा? OH माइनस, एंड देन इसका बनेगा F माइनस। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पर आराम से बैठा हुआ है, कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल है? F में, बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये सबसे ज्यादा इसको ऑर्डर हो गया। इसका मतलब आप चाहो तो यहां से एक चीज और भी नोटिस कर सकते हो कि अगर पीरियड सेम होगी, क्योंकि इस सब के सब कौन से पीरियड के एलिमेंट्स हैं? पीरियड नंबर 2। तो अगर पीरियड अगर सेम है, इफ सेम पीरियड, देन कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। बट इस केस में क्या है ना, इस केस में सेम ग्रुप है बट इनका पीरियड डिफरेंट डिफरेंट है। अब इस केस में क्या होगा ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से वी कैन नॉट एक्सप्लेन। तो यहाँ पर क्या है कि हमें बताना पड़ेगा कि ये यहाँ पर ओवरलैपिंग किसका हो रहा होगा? 1s और 2p का, बिकॉज H और F है। तो फिर से और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1s और 3p का। फिर क्या हो जाएगा? 1s और 4p का। यहाँ पर हो जाएगा 1s और 5p का। मतलब कि यहाँ पर, और जब अगर ये अच्छे से यहाँ पर हो रहा है ओवरलैप, बट यहाँ पर ओवरलैप अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब कि I चाहेगा कि H प्लस को हटा दे और खुद ये अकेले I माइनस के फॉर्म में रहे, बिकॉज ये अच्छे से ओवरलैप नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया ओवरलैप हो रहा है, इस कारण ये इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ी कम होने वाली है। देन Cl माइनस, देन F माइनस। इसका मतलब कि ये ऑर्डर इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये एक लेसन भी एक नोट कर लो कि इफ डिफरेंट पीरियड देन कंपेयर ऑर्बिटल साइज। अगर साइज थोड़ा सा मैचिंग है तो वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, बट बिकॉज ये बॉन्ड नहीं टूटेगा ना अगर अच्छे से मैच किया हो। यहाँ पर अच्छे से मैचिंग नहीं है तो बॉन्ड काफी इसका वीक है, इस कारण ये इस ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन थर्ड, इज आपको कंपेयर करना है CH3 SH CH3OH and then
CH3NH2। फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे इसका कॉन्जुगेट बेस। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है, CH3S-। और साथ में आप ये भी देखो कि जो S और H है, और यहाँ पर कौन सी स्ट्रेंथ, यहाँ पर O और H है। OH का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू SH से, और क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल यहाँ पर मिसमैच नहीं है, इसी कारण CH3S- ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ब्रेक होने के बाद, और इसी कारण ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये इसकी ज्यादा होगी, फिर ये इसकी ज्यादा होगी। इसको कंपेयर करने का मोटिव ये है कि जब हम SN रिएक्शंस में आने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, तो दिस थिंग विल बी एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल आल्सो। न्यूक्लियोफाइल तरह एक्ट करेगा, तो जो ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो अपना अटैक करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, CH3। सर ये जो हाँ लास्ट वाले का आपने क्या रीजन बताया, एन वाले का? दोनों को तो कंपेयर कर दिया, फर्स्ट दो को, थर्ड को। हाँ, तो यहाँ पर O पर ज्यादा स्टेबल होगा ना नेगेटिव चार्ज, बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द N। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड देन ये हो गया आपका CH3, ये आपने कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगला हो गया आपका CH4। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? CH4। नहीं, सबसे ज्यादा एसिडिक तो एल्काइन होगा ना। एल्काइन, एसपी एल्काइन कैरेक्टर, क्यों स्टेबल होगा? एस बिकॉज कैरेक्टर ज्यादा सर। के साथ हाँ, इसका परसेंटेज S कैरेक्टर, sp हाइब्रिड कार्बन का, sp कार्बन का इज मोर 50%। 50%। इस कारण क्या होगा, ये जो चार्ज आएगा यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C- यहाँ पर आने वाला है, और जब आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा स्टेबल होने वाला है। जबकि यहाँ पर क्या है, ये आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन है, जिसमें कि परसेंटेज S कैरेक्टर इज ओनली हाउ मच, 33%। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पर कम है, तो कम स्टेबल होगा। ये तो और भी खराब है, बिकॉज परसेंटेज एस इसका 25% है। तो आप ये याद रखना है जनरल रूल कि एल्काइन इज मोर एसिडिक देन एल्कीन देन सिंपल एल्केन। और इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इसका जो वैल्यू है ना pKa का, आप थोड़ा वो भी याद रख लेना कि जो ये एल्काइन है उसका pKa वैल्यू होता है अराउंड 25। जो एल्काइन होता है इसका pK वैल्यू होता है 25, एल्कीन का होता है अराउंड 40, और जो एल्केन होगा उसका अराउंड होगा 50। ये इसका pKa वैल्यू है। जितना कम pKa वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक। एक वैल्यू और आप याद रखना, ये अगर आपको कंपेयर करना है एल्काइन और अल्कोहल में, तो अल्कोहल इज मोर एसिडिक बिकॉज इसका pKa वैल्यू अराउंड 16 टू 18 होता है, और इसका pKa वैल्यू 25 बताई दिया। और ये लेजिबल भी है, बिकॉज क्योंकि वो O है जो कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू सिंपल sp हाइब्रिड कार्बन से।
अब आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन जो आया था। यहाँ तक सबका नोटिस हो गया ना, सबने नोट कर लिया? यस सर। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि शायद 2019 में आया था IFS में, ये क्वेश्चन आया था। इसमें आपको कंपेयर करना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोर एसिडिक। तो देखो अब क्वेश्चंस ना डायरेक्टली भी कभी पूछता है इवन दो इट इज नॉट इन द सिलेबस। तो इसने कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोर एसिडिक, जस्टिफाई योर आंसर। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ज्यादा एसिडिक इनमें ये हो जाता है, और इसका रीजन मैंने साथ में लिख दिया है। इसका रीजन बेसिकली क्या हो जाएगा कि जब आप ये PH3CH है ना, इसका अगर आप बनाते हो कॉन्जुगेट बेस, ये क्या बनेगा? PH3C माइनस। तो ये इसका बनाया कॉन्जुगेट बेस बनाया H+ को हटा करके। बट जब अगर आप इन तीनों रिंग को सेम प्लेन में रखने वाले हो, ये रहा सेम प्लेन में अगर रहेगा, तो इनमें बहुत ज्यादा क्राउडिंग होगा और ये बेसिकली रिपल्शन होने वाला है इन तीनों के बीच में। अब रिपल्शन होगा तो क्या होगा ना कि अभी जो ये तीनों रिंग प्लेन में थे वो फिर अनप्लेनर हो जाएंगे। बेसिकली होगा क्या कि जो एक हमारा CH माइनस का जो चार्ज है ये तो यहाँ पर रहेगा और एक रिंग तो हमारा प्लेनर रहने वाला है, बट जो सेकंड दो रिंग है ना वो इससे प्लेनरिटी इसका लूज कर देगा। तो बेसिकली होगा क्या कि जो C माइनस है ये केवल एक ही रिंग से यहाँ पर कॉन्जुगेशन कर पाएगा कि ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। जबकि इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल बांध दिया है दूसरे साइड से, इस साइड से इसको पूरा बांध दिया है। तो बांध दिया है मतलब कि तीनों का तीनों ग्रुप हमेशा रहने वाला है प्लेनर, और जब आप यहाँ पर माइनस चार्ज बनाओगे तो ये तीनों के तीनों रिंग में जा सकता है। मतलब कि जो रेजोनेंस एनर्जी है या फिर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो इसमें ज्यादा होगा ए वाले में, इसी कारण इट इज मोर एसिडिक। तो आप इसको फटाफट नोट कर लो। सर ये फोटो नहीं मिल सकती क्या इसका, ये जो है? हाँ ठीक है, मैं इसको वैसे भी आप लोग को स्लाइड मिल जा रही है ना जो भी मैं वो स्क्रिबल करके भेज रहा हूँ जो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आप इसको लास्ट में भी मतलब फिलहाल नोट कर सकते हो। तो आप इस काम करना, क्लास के बाद में आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है सर एक बार थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ देखो इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ हमें करना है। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले यू विल हैव टू कन्वर्ट एनी कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया तो PH3C माइनस बना। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया तो ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन था इसको हमने यहाँ से उड़ा दिया और यहाँ पर हमने माइनस चार्ज लगा दिया। अब हमने बनाया PH3C माइनस का स्ट्रक्चर। तो PH3C माइनस का स्ट्रक्चर अगर ये ऐसे रहेगा कि अगर सिंपल तीनों का तीनों रिंग अगर आपने बनाया हुआ है प्लेन में, तो क्या होगा कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसका हाइड्रोजन है इनकी क्राउडिंग होगी, फिर जो इनका हाइड्रोजन है इनकी क्राउडिंग होगी, सिमिलरली फिर इनकी क्राउडिंग होने वाली यहाँ पर क्या हाइड्रोजन की। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या स्टेरिक इनहिबिशन होने के कारण दो रिंग है जो वो आउट ऑफ प्लेन चला गया। ये देखो आप, ये अभी तक ये जो अपना रिंग है ना, ये अपना जो स्क्रीन है उसी के प्लेन में है, बट ये जो है ये जो अपना डैश वेज बेसिकली शो कर रहा है, ये क्या आ रहा है स्क्रीन के बाहर आ रहा है ये, और जो ये वाला पार्ट है ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों रिंग, दिस रिंग इज आउट ऑफ प्लेन देन दिस C माइनस। कि जो C माइनस है कार्बन आयन है ये केवल कॉन्जुगेशन कर पाया केवल इस रिंग के साथ, और इन दोनों रिंग के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर पाने वाला है। इस कारण इसकी जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी वो क्या होगा, कम होने वाला है। जबकि इस केस में क्या होगा, ये फर्स्ट वाले कंपाउंड में इन्होंने बिल्कुल इसको ऐसे बांध दिया है बॉन्डिंग करके दूसरे साइड से, तो इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि दैट इट कैन गो आउट ऑफ प्लेन। तो इसका मजबूरी है कि ये जितने सारे तीनों को तीनों रिंग्स हैं इन सबसे ये कॉन्जुगेशन करने वाला है। दैट इज व्हाई दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, this conjugate base is more stable and that is why it is more acidic as compared to this. Clear सबको? यस सर, आ गया सर। ठीक है, तो इसको आप क्लास के बाद नोट कर लेना अगर चाहो तो, क्योंकि ये स्लाइड में इन्हें भी आपको भेजने वाला हूँ लास्ट में। अब आ जाओ आप, आ गया, हाँ ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ पर, ये भी कभी कभी आते रहता है। इसमें आपको
कंपेयर करना है OH, NO2 और इस केस में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सेकंड वाला होगा। फर्स्ट में 1. ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है, ये थोड़ा एक अलग One. केस आ जाता है। Yes, yes. और इस केस में क्या Hydrogen होता है? bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जैक्टली। तो इसमें होगा क्या ना कि ये अपना O है, H है, तो ये बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा ना, इस H को बिल्कुल पकड़े रखेगा। अब अगर इसको पकड़े रखेगा तो ये हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, तो अगर जाने नहीं दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया इसका। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हो गया। और ये H बॉन्डिंग कैसी हो रही है? इंट्रामोलिकुलर। हाँ. ये क्वेश्चन इसमें ऑर्गेनिक में तो कम आएगा, बट क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में कभी ऐसे ही उनका मन करे तो ऐसे पूछ सकते हैं वो। इसको आप रट्टा लगा लेना कि जो थर्ड वाला कंपाउंड है ना, इसमें सेकंड वाले में इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। Picric acid. और पिक्रिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसी कारण ये सबसे ज्यादा एसिडिक ही होगा। देखो अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि यार यहाँ पर तो आपने 2-2 NO2 लगा दिया है जो कि उसको बिल्कुल पकड़ के रखेगा, ठीक है। लेकिन जो नंबर रूल है ना कि क्योंकि यहाँ पर 3-3 हमने इतने स्ट्रॉन्ग लगा दिए हैं, बिल्कुल -M और -I ये दोनों इतना स्ट्रॉन्ग वाला है, तो आप एक याद रखना कि नंबर विंस वाला, कि नंबर ना जब भी ज्यादा रहेगा तो वही रूल विन करेगा। और यहाँ पर 3-3 आपने लगा दिया NO2, इसी कारण ये मोर एसिडिक हो गया। यहाँ पर केवल 2 NO2 है, इसी कारण ये कम एसिडिक है। यहाँ पर केवल 1 है, इसी कारण ये थोड़ा और भी कम एसिडिक है। ठीक है, अब एक थोड़ा एक स्पेशल केस और है, नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आप इसको कर लो। इनफैक्ट इसका नेम भी आपको याद रहना चाहिए कि ये आपका है सिस एंड देन हो गया ट्रांस। तो इसको कहते हैं मैलेइक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड फ्यूमारिक एसिड। ये क्वेश्चन शायद एक बार बहुत पहले आया था, हाल फिलहाल में तो नहीं आया है। तो ये हो गया। अब इसको याद अगर चाहना तो आप ऐसा रखना, सिस है जो M है तो CM चीफ मिनिस्टर, कंफ्यूज नहीं होने के लिए।
अब देखो इसमें क्या है कि 2 हाइड्रोजन है ना, इसका भी 2 हाइड्रोजन, इसका भी 2 हाइड्रोजन है। तो इस केस में क्या है कि आपको जो अब इसमें K1 और K2 दोनों होगा, क्योंकि पहली बार में एक एसिड जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा, दूसरे बार में सेकंड जाएगा। तो इसका नेट ऐसा होता है कि जो K1 होगा ना, वो मैलेइक एसिड की का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू K1 ऑफ फ्यूमारिक एसिड। बट अगर मैं बात करूं K2 की, तो वो फ्यूमारिक का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू K2 ऑफ मैलेइक। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है क्या? सर पहले के बाद H बॉन्डिंग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। तो देखो जिनको अगर नहीं मालूम है ना, उनको बता देता हूँ मैं कि मैलेइक में क्या होगा ना, कि मैलेइक में जिनको नहीं मालूम वो फटाफट इसको नोट कर लो कि ये अपना रहा OH, और ये हो गया अपना C, और ये हो गया अपना OH। अब जब मैंने पहली बार में पहला H, एक H को उड़ाया है, तो क्या बन जाएगा, ये CD डबल बॉन्ड H, O माइनस, और ये है H। तो अब ये क्या है ना, ये बढ़िया डबल बॉन्ड बन रहा है, इस कारण ये स्टेबल बन रहा है प्रोडक्ट, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस है पहला वाला स्टेबल है, इसी कारण। जबकि अगर ट्रांस वाले में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा उल्टा होगा ना, जस्ट उल्टा उल्टा होगा, तो फिर इसी कारण जो K1 ऑफ मैलेइक है, दैट इज मोर स्टेबल देन द K1 ऑफ फ्यूमारिक। लेकिन इसको आगे आप और बनाओगे, अगर इसका K2 बनाओगे, तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C H, एंड देन ये O माइनस, O माइनस। तो इनका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा बिकॉज ऑफ माइनस चार्ज। इसका मतलब K2 का ये आगे जाने की टेंडेंसी बहुत ही कम होने वाली, इनफैक्ट ये पीछे बहुत ज्यादा जाएगा, इसी कारण K2 बहुत ही कम रहने वाला है। तो इसी कारण K2 ऑफ मैलेइक इज लेस देन K2 ऑफ फ्यूमारिक। इसको आप लोग खुद से अपने वर्ड्स में लिख लोगे, फटाफट लिख लो 2 मिनट में। व्हाट इज K1 एंड K2? अरे K1 K2 तो आपने आयोनिक में पढ़ा होगा ना, कि K1 ये हो गया ना, K1 दो बार इसकी H प्लस जाएगी ना, पहले बार में एक H प्लस गया तो उसका K1 हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आगे जाने का, फिर सेकंड बार में सेकंड जाएगा तो उसका K2 जाएगा, और सबका जितने बार अगर हाइड्रोजन होंगे ना, उतना बार उसका अलग अलग होगा K1 K2। अब ये तो यार बेसिक वाली चीज है, इसको तो फिर कवर करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब इतने कम क्लासेस में। अमित कुमार अत्री, आपको समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं, K1 K2? हो गया सर, आगे कराओ अब। ठीक है चलो अब आगे लिखो, बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में ऐसे क्वेश्चन करने होता है, बस केवल आपने कंपेयर करना है। बेसिक स्ट्रेंथ
सर फिर उसमें आंसर क्या हो जाएगा, कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? K1 इसमें? एक हो ज्यादा है, हाँ जी इसमें। नहीं तो आपको इसको ऐसे ही बताना पड़ेगा ना कि K1 अगर आप कंपेयर करते हो तो M का मेलेइक ज्यादा होगा फुमारिक से, बट K2 कंपेयर करोगे तो फुमारिक ज्यादा होगा मेलेइक से। बट इन मतलब जनरल होता क्या है कि K1 को ही कंपेयर करते हैं, बिकॉज K1 इज ऑलवेज, कोई भी कंपाउंड होता है ना तो उसमें ठीक है K1 इज ऑलवेज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। तो अगर पूछेगा कि नेट रिजल्ट बताओ मेरे को, तो वी विल से कि भाई मेलेइक की ज्यादा फुमारिक से है। ठीक है सर, ओके। अब आ जाओ बेसिक स्ट्रेंथ का। तो फिर से बेसिक स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या हुआ, ऊपर में मैंने बता दिया था लुइस सॉरी ब्रॉन्स्टेड वाले में कि फिर से क्या करना है हमने, कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर बेस है तो अब बेस के पास क्या रहेगा, लोन पेयर रहने वाला है। इसको हमने डाल दिया वाटर में तो क्या हो जाएगा, ये H+ को कैप्चर कर लेगा तो ये बन जाएगा BH+ और इधर बन जाएगा ये OH-। तो इसी को हम कह देते हैं कॉन्जुगेट बेस। जैसे हमने कॉन्जुगेट एसिड बनाया था H+ को हटा करके, सिमिलरली कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे H+ को ऐड करके। to add H+ to सॉरी कॉन्जुगेट एसिड हो गया ना, ये तो कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे इसका नाम। टू ऐड H+ टू बेस, कॉन्जुगेट बेस कह देंगे इसको। अब बस जो रिलेशन लास्ट वाले पेज में लिखा था उसी को सबको आपको उल्टा उल्टा कर देना है। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, कितने से आगे जा रहा है वो, इज इनवर्सली Pkb। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होने वाला है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो उसको वो अनस्टेबलाइज कर देगा। सबसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ये अपने इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, सेकंड वाला, बिकॉज यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है दैट इज लेस अवेलेबल देन दिस, और ये तो आराम से यही पड़ा हुआ है। तो रीजन हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। सेकंड सेकंड क्वेश्चन है CH3 NH2 CH2 डबल बॉन्ड NH और ये HC, इसमें सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, फर्स्ट वाले का सर। फर्स्ट वाला, देन सेकंड, देन थर्ड। हाँ। जस्ट उल्टा कर देना एसिडिक स्ट्रेंथ से,
एसिडिक स्ट्रेंथ में देखा था हमने ना कि अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो सबसे ज्यादा वो एसिडिक है, बट इस केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा बिकॉज ये लोन पेयर को ये बिल्कुल रोक के रखेगा ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये NH2 इनका ऑर्डर क्या होगा? 2 1 3 मिडिल वाला फिर फर्स्ट फिर लास्ट। हाँ A B C बिकॉज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसी का होगा, फिर इसका होने वाला, और ये तो इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो बेसिकली B A C। एक ये आप नोट कर लो कि दिस इज कुछ एक्स्ट्रा ही ज्यादा ये बेसिक है, कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ये शायद कभी एक दो बार पूछा है। ये दिस इज कॉल्ड NH डबल बॉन्ड NH2, दिस इज कॉल्ड गुआनिडीन। जब भी एग्जाम में पूछ दिया कि अगर मान लो ये कंपाउंड दे देगा और कुछ और दे दिया B या C कुछ भी दे दिया, तो आप बिल्कुल मोस्ट लाइकली यही हुआ कि ये सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है, क्योंकि इसका कुछ ज्यादा ही बेसिक स्ट्रेंथ होता है, तो ये आप याद कर लो। और इसका रीजन है बेसिक होने का, रीजन क्या है कि आप चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप इसका बनाते हो क्या कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट एसिड पहले NH था, तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए क्या किया आपने, H को ऐड कर दिया, तो ये बेसिकली NH2 प्लस हो गया। अब अगर आप बनाओगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये कुछ होगा ऐसे NH2 और ये NH2। अब ये देखो प्लस लोन पेयर है, ये प्लस है कार्बोकेटायन, अब कितना सारा इसके पास है मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए, तो बिल्कुल ये एक्स्ट्रा स्टेबल बन गया है, तो इसी कारण दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब तो एंड देन वन कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, जैसे पढ़ा था हमने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ना, वैसे यहाँ पर आएगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, और इसको हम लोग कहते हैं SIP इफेक्ट। तो SIP इफेक्ट में ये होता है बेसिकली कि अगर ये हमारा एनिलीन हो गया, तो यहाँ पर अगर आपने कोई ग्रुप लगा दिया है, सपोज दैट कोई भी ग्रुप लगा दिया, अगर सपोज दैट ये लगा दिया आपने CH3, और सेकंड केस में आपने लगा दिया इसको लेट से 3 लगा दिया CH3। अब इसका अगर आप बनाओगे कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड, इसका बनाओगे कॉन्जुगेट एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बना दोगे, आपको डालना पड़ेगा NH3 हो जाएगा, NH3 प्लस और इस केस में आप बनाओगे अब यहाँ पर क्या होगा ना, ये बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होने वाला है फर्स्ट सेकंड वाले केस में कंपेयर टू फर्स्ट वाले से। यहाँ पर क्या होगा, केवल CH3 का रिपल्शन होने वाला है, ये तीनों का तीनों H से जो है इसका नजदीक में होने वाला है, बट यहाँ पर क्या होगा, इन बड़ा सा ग्रुप का होने वाला रिपल्शन इस वाले पार्ट से। तो ये बेसिकली यही कहता है कि अगर एनिलीन, पर्टिकुलरली एनिलीन
में अगर ऑर्थो पर कोई पोजीशन पर अगर हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है तो एनिलीन की जो नाइट्रोजन है उसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है। तो बस इसका यही स्टेटमेंट है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर एग्जांपल लिख लेना। लिखो आप इसको स्टेटमेंट को कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऑर्थो substituted aniline is less basic than aniline जो सिंपल वाला है। सर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का भी आ हाँ, जाएगा क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है सर। ये सभी उनके लिए ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए? हाँ, कोई भी CH3, हाँ वो उनके लिए नहीं होगा। मान लो कोई अच्छा सा उनके लिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह अगर बना दे रहा है तो, बट इन जनरल आप याद रखना कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ वो डिक्रीज करेगी। इसको हटा दूंगा, आगे चले। यस सर। सर हेलो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ। सर CH3 की जगह जहाँ पे CH3 लगाया हुआ है वहाँ पे 3CH3 लगाया है हाँ। एज सब्स्टिट्यूट, अगर वहाँ पे CH3 में क्लोरीन लगा देंगे हाँ। तो फिर मुझे लगता है कि शायद बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हाँ बढ़ना चाहिए। हाँ, वो केस अलग हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, तो यस उस सर। केस में हो जाएगा ये, ठीक है। बट एक क्लोरीन सेकंड, तो है ना मैं इस हाइड्रोजन चीज को बॉन्डिंग लेकर करेगा। श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पर अगर CF3 लगाएगा ना तो, क्योंकि एक सेकंड, OH अगर लगाते हैं वैसे वो केस कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि अगर वो केस क्वेश्चन में आता ना तो फिर ये कहीं ना कहीं मैंने सर्च वर्च किया हुआ होता है इस चीज को, तो आप उसकी चिंता मत करो। इन केस अगर फिर भी आपको मालूम करना हो ना तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं ये बता दूंगा कि अगर CF3 करेंगे ना तो क्या हो जाएगा उसमें, ठीक है। यस सर। आगे चले अब। यस सर। ठीक है, तो मोर और लेस यही था बेसिक स्ट्रेंथ का, बेसिसिटी का जो क्वेश्चंस आते रहते हैं। और कोई क्वेश्चंस तो एक सेकंड में देख लेता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो। हाँ, एक ये क्वेश्चन ये आता है सिंपल एलिफैटिक वाले का। ये सिंपल एलिफैटिक अमाइन का है ये। एलिफैटिक अमाइन है, तो अब इसमें है ना कि अगर ये अमाइन हो गई आपकी 1 डिग्री, ये हो गई आपकी 2 डिग्री, ये हो गई आपकी 3 डिग्री। अब ये कौन से फॉर्म में है ना, बेसिकली सपोज दैट ये R इज इक्वल टू CH3 लगा हुआ है हर जगह में, ये सब ये CH3 है। तो अगर ये H2O में रहेगा ना, अगर ये H2O में रहेगा तो जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगा ना वो बेसिकली होगा 2 ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये हो जाएगा, देखो बेसिकली हो क्या रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर RNH3 हो जाएगा तो बेसिकली 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है।
जबकि इस केस में यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन आएगा जब हमारे पास हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा आने वाला है। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बता देंगे कि 2 > 1 > 3, बट यही अगर गैस में होता है ना, तो गैस में हो जाएगा तो तो ये सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट 3 2 1, केवल हम देखेंगे कौन सा प्लस एम या फिर प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई होगा, ज्यादा होगा यहाँ पर तीनों का तीनों ये एल्काइल्स का। तो बस ये छोटा सा था कॉन्सेप्ट, कुछ खास नहीं है इसमें। सर इन वाटर जो NH2 है, इन द फर्स्ट डिग्री जो अमीन है उसमें 3 हाइड्रोजन अवेलेबल, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट सेकेंडरी अमीन में तो 2 हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो फिर सेकेंडरी अमीन का तो कम होना चाहिए फर्स्ट से। नहीं, 3 तो यहाँ फैक्टर पर क्या काम है ना, करते हैं ना, यहाँ पर स्टेरिक प्लस भी आई होता है इफेक्ट भी हो रहा है। और तो प्लस आई बेसिकली इफेक्ट एक भी होता है। बैलेंस करना पड़ेगा हमें कि प्लस आई इफेक्ट और जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबिलिटी, ये दोनों को दोनों जस्ट उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों को दोनों इफेक्ट। तो फाइनली जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस यही होता है, जब 2 डिग्री वाली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट से कर रहे हैं, ऑर्डर को डाल रहे हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जा रहे हैं तो 1 > 3 कर रहे हैं। बेसिकली पॉइंट यही है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। और एक्सप्लेन आप कर दोगे इसको प्लस आई इफेक्ट और नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ओके सर। तो ये आपका खत्म हो चुका है जो एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट है। अब अभी टाइम है ना अभी तो आज के लिए? यस सर। ठीक है, तो अब चलते हैं आइसोमेरिज्म पर। अच्छा, आइसोमेरिज्म पर आप लोग मतलब अगर किसी को ये भी नहीं मालूम है ना आइसोमेरिज्म में कि यार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है और रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो एक बार मैं बता देता हूँ, बट थोड़ा ये आपको खुद से भी करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बेसिक है, मतलब ये करवाने का मतलब नहीं बनता, फिर यही सब में टाइम चला जाएगा। तो एक बारी मैं केवल बता देता हूँ कि आइसोमेरिज्म का तो आइसोमेरिज्म बेसिकली होता यही है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहने वाला है, बट अलग अलग कंपाउंड्स उसके पॉसिबल हो सकते हैं। तो अलग अलग कंपाउंड पॉसिबल हो सकते हैं और उसमें भी 2 टाइप का आपका आइसोमर होता है। पहला आपका हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड देन सेकंड इज स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या रहेगा कि जो कनेक्टिविटी ऑफ एटम है वही कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट रहने वाली है। डिफरेंट मतलब कि अगर इसमें A है, B है, C है, D है, तो यहाँ पर क्या है, A से B कनेक्टेड है, B से C, C से D। बट अगर हमने इसको ऐसे कर दिया कि A से C है कनेक्टेड, फिर B है, फिर D है, इन दोनों का कनेक्शन ही अलग अलग है, तो इस कारण ये कनेक्टिविटी अलग होगा, मतलब कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है। बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है कि कनेक्टिविटी तो सेम रहने वाली है, बट ओरिएंटेशन इन स्पेस वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कि A से कनेक्टेड है B, बट B इस एंगल पर यहाँ पर है और यहाँ पर C इस एंगल पर है और इसका D इस एंगल पर है। तो अगर मैं इसमें अगर कोई दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल अगर पॉसिबल होता है जिसकी कि A की कनेक्टिविटी ऐसे तो है, बट मान लो कि B से कुछ कनेक्शन इसका इस टाइप से है और C से कनेक्शन कुछ ऐसे है और D से कनेक्शन कुछ ऐसे है, तो ये कनेक्शन तो सेम है बट स्पेस में ओरिएंटेशन कैसे है ये इनका डिफरेंट है। बस इसी कारण हमने इसको स्टीरियो आइसोमर कह दिया। और स्टीरियो आइसोमर में 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो कि सिस और ट्रांस पहले मैंने बता दिया था, और इसी में फिर एक आ जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये सब खास कुछ ऐसे पढ़ना नहीं है अपने यूपीएससी में, ये 11th 12th की चीजें हैं, बट हाँ प्रेजेंटेशन कैसे होता है स्टीरियो आइसोमर का 3D के फॉर्म में ये मैं थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शंस वगैरह में काफी ये काम आने वाला है। तो एक बार ये भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर बेसिकली होता कितने टाइप का है। तो पहला हो गया चेन आइसोमर, दूसरा हो गया आपका पोजीशन आइसोमर। किसी को सबको मालूम है ना, मतलब मेरे को एग्जांपल तो नहीं देना पड़ेगा ना इसका कि ये चेन है पोजीशन वगैरह वगैरह? पता है सर ये सब। ठीक है, तो अगला हो गया फंक्शनल ग्रुप वाला आइसोमर हो गया, और इसमें जो काम की चीज यही है कि टॉटोमेरिज्म पढ़ना है आपको। तो
इतने सारे फॉर्मेलिटी करने से अच्छा है सीधा आते हैं अपने काम पर कि टॉटोमेरिज्म जो क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो टॉटोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है कि इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये टाइप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। और इसका मीनिंग क्या हुआ है कि सपोज दैट ये हमारे पास कीटोन है, ये रहा कीटोन। अब अगर हमने इसको एसिड या बेस में इसको डाल दिया है बेसिक मीडियम में, तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इसको कर लिया एक्सट्रैक्ट इसने और ये चला गया यहाँ पर, तो ये आगे जाकर बन जाएगा CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो दोनों का दोनों कंपाउंड है, ये कंपाउंड और ये हमारा जो इनोलेट है, ये दोनों का दोनों है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही इनका, बट ये दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है। कैसे? यहाँ पर ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, बट यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? डबल बॉन्डेड इनोलेट। तो एक बारी आप इसको फटाक से इसका डेफिनेशन लिख लो कि इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। It is a type of functional isomerism in which isomers are interconvertible. In which isomers are interconvertible in the presence of suitable catalyst. In the presence of suitable catalyst. There can be acid catalyzed as well as base catalyzed. There can be acid catalyzed as well as base catalyzed tautomerism. अब देखो यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखने वाला है कि दोनों में टॉटोमेरिज्म तो हो रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि इस केस में क्या होगा ना कि H प्लस ये यहाँ आएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये CH3 ये यहाँ चला गया ऐसे, और जो H2O है इसका लोन पेयर ये यहाँ आएगा और ये इसको डबल बॉन्ड बना देगा। तो इस केस में ये बना है इनोल। इसको हमने इनोल कहा है बिकॉज ये रहा इन और ये रहा ओल, तो ये हो गया आपका इनोल। बट जो बेस कैटालाइज जो पिछला वाला मैंने बनाया ना, इसमें यहाँ पर O माइनस है। यहाँ पर O माइनस क्यों है? बिकॉज ये तो बेसिक मीडियम है ना, तो हमारे पास यहाँ पर एसिड मतलब H प्लस यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, इस कारण इसको कहते हैं हम इनोलेट। बस ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस इस कारण इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एल्डोल कंडेंसेशन करोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन भी दोनों मीडियम में पॉसिबल होता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। अब अगर आपने मैकेनिज्म में अगर आपने ये नहीं शो करा ना कि एसिडिक मीडियम अगर आपने इनोल नहीं बनाया और बेसिक मीडियम में आपने अगर आपने इनोलेट नहीं बनाया या फिर उल्टा पुल्टा बना दिया, तो नंबर डेफिनेटली वो कट कर देगा क्योंकि इंटरमीडिएट्स का नंबर होते हैं। तो इस कारण इसको थोड़ा मैंने पॉइंट आउट करा दिया है।
सबको यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। अब आता है कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म. व्हाट इज द बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टॉटोमेरिज्म? कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म. तो कंडीशन तो आपको मालूम चल ही गया होगा, एग्जांपल से मालूम चल गया होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे. ये आपका रहा फंक्शनल ग्रुप और ये रहा आपका अल्फा कार्बन, जिससे कि आपका कार्बन अटैच है. तो अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो भाई टॉटोमेरिज्म होगा. अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन इज एब्सेंट देन टॉटोमेरिज्म वोंट हैपन. तो एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड. एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए मेरे को. इसी कारण अब बता दो फटाफट कि ये इन तीनों में होगा क्या टॉटोमेरिज्म? नहीं सर. यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा. अब इसका एग्जाम्पल देने का मेरा एक मकसद था कि ये तीनों में क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसी कारण यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा. यहाँ पर कौन सा होगा? कैनिज़ारो. कैनिज़ारो. और ये क्वेश्चन इसी साल आया है, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन. ये वाला आते रहता है कि भाई आपको अल्फा हाइड्रोजन पकड़ना है कि है कि नहीं, और उसके हिसाब से आपको चूज करना है कि यहाँ पर एल्डोल होगा या फिर कैनिज़ारो होगा. तो इस चीज को आप ध्यान रखना. ये क्वेश्चन IFS में भी आया था. यहाँ तक अगर हो गया तो फर्स्ट स्लाइड पे चलो वापस में. यस सर. तो ये आ जाओ यहाँ पर. इन दोनों में बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इनोलाइज्ड मोर एक्सटेंसिवली एंड व्हाई. कौन सा इसका आंसर होने वाला है? सेकंड. इसका आंसर होगा सेकंड. क्योंकि सेकंड होगा ना, Yes, sir. बिकॉज Yes, ये sir. देखो इस केस में क्या है, यहाँ पर तो भाई एक भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है. यहाँ पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल तो है, बट है क्या कि अगर हम इसको ये करेंगे ना तो यहाँ पर ये कार्बन है जो ये बन जाएगा sp2. तो अपना फिर से याद करो ब्रेड्स रूल. हाँ ब्रेड सूल लगेगा. तो ब्रेड्स रूल लगेगा. तो ये वाला हमारा जो हाइड्रोजन है तो बट ये अवेलेबल नहीं है टॉटोमेरिज्म के लिए, जबकि यहाँ पर अपना दोनों का दोनों हाइड्रोजन अवेलेबल है. इस कारण इसमें इनोल कंटेंट अच्छा होगा. आगे चले. यस सर. अब एक कंपाउंड ये है डाइइनोन. ये भी आपके नेम रिएक्शंस में आएगा. देखो मैं सारे वो कंपाउंड्स करवा दे रहा हूँ जो कि नेम रिएक्शंस में आएंगे. तो पहले से आपने अगर ये कंपाउंड्स देखे हुए हैं तो थोड़ा सा ईज होगा, मतलब वो चीज को नेम रिएक्शन को समझने में. इसको कहते हैं डाइइनोन. अब यहाँ पर बताओ मेरे को अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है कि नहीं? यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल है. मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज नो मोर केवल कीटोन. ये पूरे के पूरे ग्रुप हो गई ना इसकी अवेलेबल इनोन की. तो यस सर. तो आपको ये पूरा का पूरा देखना है. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसा देख लेना कि लास्ट वाले केस में क्या था. लास्ट वाले केस में हम इसको ऐसा देख रहे हैं 1 2 3. 3 नंबर पर भाई हाइड्रोजन हमारे पास में होना चाहिए. बेसिकली कि 1 2 3 1 3 रिलेशन हमारा होना चाहिए, मतलब कि तीनों का तीनों ऑड रिलेशन होना चाहिए. इसको आप नोट कर लेना. काइंड ऑफ ट्रिक है, मतलब पकड़ने के लिए अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है. अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5. फिर से क्या रिलेशन है अपना 1 5. फिर से अपना है ऑड रिलेशन, मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो भाई टॉटोमेरिज्म तो होगा ही होगा. अब टॉटोमेरिज्म करेंगे तो क्या करेंगे, इसको भेज दिया हमने यहाँ, इसको भेज दिया हमने यहाँ, और इसको भेज दिया हमने यहाँ. तो इसके बाद क्या हो जाएगा,
बस फिनोल बन गया ना ये तो अपना। और ये इनफैक्ट इसको ऐसे बनाना, बिल्कुल बड़ा सा, बिल्कुल ऐसे एरो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में जाने वाला है, बिकॉज दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक एंड दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। इसको आप आगे पढ़ोगे डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट करके, तो उसमें आ जाएगा वापस, बट यहाँ पर आप इसको एक बार ध्यान रखो। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज मेरे को आप बता दो कि अगर मेरे पास ये है, ये आने वाला है आगे वापस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, CH3COCH3 है, तो इसका अगर हमने टॉटोमेरिज्म बनाया है तो ये बेसिकली बन गया। तो ये मैंने क्या बताया कि ये इंटरकॉन्वर्टिबल रहता है। मान लो कोई भी बॉटल है ना, मान लो कोई बॉटल में एसीटोन है, तो थोड़ा ना थोड़ा ये वाला भी पार्ट रहने ही वाला है, भले ही ये ना हमारा 99% रहे, बट 1% तो ये भी रहने वाला है। तो हम कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, कैसा भी इसकी एनालिसिस करेंगे ये वाले कंपाउंड का, तो जो प्रॉपर्टी इसका तो देगा ही देगा प्रॉपर्टी, मतलब C डबल बॉन्ड O का प्रॉपर्टी देने वाला है, बट थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी C डबल बॉन्ड C का भी आएगा। ठीक है, तो जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी तो दोनों कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी को हमें शो करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में कि वो दोनों को दोनों इंटरकॉन्वर्टिबल है। वो दोनों को दोनों कंपाउंड ये अलग अलग तो है, बट सेम जगह पर ये दोनों जगह अवेलेबल है। तो इस चीज को आप चाहो तो अभी नोट कर लो सिंपल एक लाइन में, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिर से काफी एक्सटेंसिवली इस चीज को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ कीटो एंड इनोल कंटेंट। कंपैरिजन ऑफ कीटो एंड इनोल। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, इन जनरल क्या होगा, ज्यादा कीटो फॉर्म अवेलेबल होगा किसी भी सैंपल में, या फिर इनोल फॉर्म? कीटो होता है सर। फॉर्म ज्यादा अवेलेबल होने वाला है, बिकॉज जो C डबल बॉन्ड O है ना, उसका स्ट्रेंथ इज मोर देन दी C डबल बॉन्ड C। इस कारण इन जनरल क्या होगा, कीटो ज्यादा होगा इनोल से। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर सिंपल हमने अभी जो बताया, हमने एसीटोन अगर लिया है, तो इस केस में क्या होगा ना, ये कुछ इसको आपका जो रिएक्शन इसको ऐसा दिखाना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं एग्जाम में, लेकिन मैटर करता है, क्योंकि जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो उनको ये टेक्निकलिटीज अच्छी लगती हैं कि यार ये शो कर रहा है कि भाई कि जो इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन है ना, ज्यादा जा रहा है कंपेयर टू राइट डायरेक्शन में। तो ये सब थोड़े थोड़े चीज है, थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों को। तो ये अपना हो गया CH3OH और CH2। तो इस केस में क्या है ना कि जो इनोल फॉर्म है बस केवल 1.5 into 10 to the power -4% काइंड ऑफ है, बहुत ही कम है। बट इसी में हमने अगर ये लगा दिया है, सपोज दैट यहाँ पर हमने Me लगा दिया और यहाँ पर हमने OET लगा दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये आपका CH ये हो गया। अब जो ये यहाँ पर है ना, ये डबल बॉन्ड O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ये। अब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो इनोल कंटेंट है वो तो ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू ये फर्स्ट वाला केस से। और इसी कारण
इसमें जो इनोल कंटेंट है ना अराउंड 8% है, और जो कीटो फॉर्म है ये अराउंड 92% है। एंड ये जो पोजीशन है इसी को कहते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप। और ये भी काफी बार आने वाला है अलग अलग नेम रिएक्शन, फॉर एग्जांपल रिफॉर्मेटस की रिएक्शन में आएगा, काफी बार आएगा ये। तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक, इसको आप नोट कर लो। सर फिर आपने सेकंड वाले में एरो शो करने में थोड़ा गड़बड़ नहीं कर दी? हाँ, इसको ऐसे कर दो, इसको ये भी नहीं करना है वहां पर कि स्केल लेके बैठे हुए हैं 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। फिर एक और एग्जांपल होता है, वो बेसिकली वो भी एक्टिव मिथिलीन का ही है, बट स्टिल नोट कर लो। अरे यार स्लाइड्स बड़े जल्दी खत्म हो जा रहे हैं, कितना पढ़ा दिया गया मैंने आज। चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, एनीवे 9:20 हो चुका है। सर ये जो आप करवाते हो, आप मतलब अपने नोट्स से करवाते हो, कैसे करवाते हो? ये इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स हैं, कुछ इसमें जेई का नोट्स हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन लाया था ना मैंने, कहाँ गया ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ जी, ये आया तो है यूपीएससी में, बट ये मेरे को आंसर मिला इसका जेई के बुक्स में। ठीक है सर। तो कुछ जेई के नोट्स हैं, फिर थोड़े बहुत लवप्रीत के भी नोट्स, बट उसके तो अभी नोट्स अभी आए नहीं ना, वो तो आएंगे उसमें जब मेन ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा उसमें। तो ये हो गया। ये अच्छा जय आईआईटी कह रहा है सर वही है ना, छुट्टी है। चलो चलो ठीक है। अच्छा लेकिन लास्ट क्लास का ना एक जो डाउट था वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद फिर अगले क्लास में ना तो काइंड ऑफ खत्म भी हो चुका है जीओसी, बस एक लास्ट वो रह गया है, क्या कहते हैं उसको, 3D प्रेजेंटेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। तो एक जो लास्ट क्लास में डाउट रह गया था ना, आप इसका ये देख लो एक बारी, फिर क्लास कर देते हैं डिस्मिस। ये था ये NH2 था और ये था NCH3। तो बेसिकली क्वेश्चन यही था ना कि प्लस m कैरेक्टर ऑफ ये NH2 है वो ज्यादा कैसे होगा इसका। तो ये इस तरह ज्यादा हुआ ना, क्योंकि आप इसका बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। हाँ एक सेकंड, क्या हो गया, ठीक है ठीक है। ये हो गया n, ये माइनस, और ये तो अपना है। तो इस केस में क्या होगा ना कि जो H का है, H का NH बॉन्ड क्योंकि बहुत ही इजियर होता है ब्रेक होने के लिए, तो ये इजी आसानी से ब्रेक हो करके, और फिर आसानी से ये ना जो है ये N आसानी से ये मिल जाएगा अपना, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा कि ये जब आपका ये चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो इस केस में ये जो N+ है और ये CH3 है, ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होने वाला है, ताकि यहाँ पर N न्यूट्रल हो। तो ये क्योंकि इजिली ब्रेक नहीं होगा और ये वाला इजिली आगे चला जा रहा है, इसी कारण इसका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, बेसिकली जस्टिफिकेशन वाली बात है, मतलब एक तो कह सकते हो यार कि इंडक्टिव इफेक्ट ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट अगेन यू आर लर्निंग केमिस्ट्री, सो यू हैव टू डील विद सच थिंग्स। सर एक रिक्वेस्ट है, ये रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी अवेलेबल करवा दिए। ठीक है, तो मैं शिवम को बोलता हूँ अगर, लेकिन क्लास तो क्या लाइव कर रहे हो आप लोग ना फिर तो?
नहीं सर, लास्ट 1 घंटा ही कर पाता हूँ जॉब की वजह से। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं शिवम को बोलता हूँ कि अगर जल्दी रिकॉर्डिंग अगर हो पाए एक्चुअली तो। बहुत लेट हो जाता है। ठीक है ठीक है। सर मेरी भी क्लासेस होती है 5 बजे, तो मैं नहीं ले पाती हूँ क्लास, 9 बजे के बाद ही कभी ले पाती हूँ। क्या क्लासेस, नहीं समझा मैं क्या बोल रहे हो? अब मेरी जीएस की क्लासेस होती है 5 बजे से 8 बजे तक, तो फिर मैं ये क्लास नहीं ले पाती हूँ। ये तो वो, या तो वो छूट जाता है या ये छूट जाता है। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो। रिकॉर्डिंग के लिए अगर थोड़ा अगर जल्दी पॉसिबल हो तो फिर ठीक है, हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं। एक्चुअली होता ये है ना कि मतलब प्रोसेसिंग होने में थोड़ी टाइम होती है ना वीडियो की, तो मे बी इस कारण लेट होता होगा, यहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आइसोमेरिज्म का बस थोड़ा सा और देखना होगा हमें, वो 3D प्रेजेंटेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, उसके बाद जीओसी खत्म, फिर आ जाएंगे अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। सर बस एक चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसको कल क्लास में कर लेंगे, है ना? बस सर वीडियो 5 आइसोमेरिज्म मिनट में। बस उसका बेसिक बता दीजिएगा, ज्यादा नहीं, बस सब बेसिक बहुत से उसका। ठीक है, तो मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ एक बारी। क्या क्या बताया वो, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन? इक्वेटोरियल and equatorial bond. पोजीशन में कौन सा क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, कौन सा एटम कहाँ जाएगा। ठीक है। वैसे वो ना अब ठीक है, अभी तो बेसिक बता दूंगा मैं, लेकिन बाद में जब पिनाकोल रिएक्शन वगैरह होगा ना, तब वो वापस वहां पर आने वाला है। तो ठीक है, बेसिक बता दूंगा अभी, फिर उस टाइम वापस से डिटेल में जाएगा। ठीक है। सर जीओसी के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी। सर स्पेक्ट्रो के लिए कोई बुक सजेस्ट करेंगे, मतलब सर रेफरेंस रीडिंग के लिए। हाँ, मैं पीएस कल्सी से कराने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पीएस कल्सी खुद करा था, तो वो काफी अच्छी बुक्स है और उसका डेटा वगैरह भी काफी जेन्युइन है, तो मेरे ख्याल से पीएस कल्सी इज बेस्ट। ओके सर। पाविया, यार देखो वही बात है कि पाविया मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं वो बुक के बारे में कमेंट नहीं कर सकता है जो कि मैंने पढ़ा है। अगर किसी ने पढ़ा है तो फिर आप देख लो। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है यार, कोई भी बुक करो ना, मतलब आपने बुक एक ही करनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि सॉल्व करना है बिल्कुल पीएचडी लेवल का और मास्टर्स लेवल का। तो कोई एक बुक केवल पढ़ लो जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और बस केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा हमें बिल्कुल पीएचडी करना है इसमें। सर एक डाउट सर, अभी GS1 ज्यादा करना बेटर होगा या GS4 करंटली GS में इस टाइम पे? इस टाइम पे तो GS4 वगैरह का नोट्स आपने बना रखा है प्रॉपर? सर मेरे पास नोट्स हैं, एक बार रीडिंग मैंने की है पहले, बस उसको कंसोलिडेट करना है। तो GS4 तो यार पूरा करके ही रखो, मतलब GS4 क्योंकि ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा वो नहीं है। और GS1 आप एनीवे जब प्रीलिम्स आएगा ना, तो आप जनवरी से कर सकते हो GS1, क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, केवल सोसाइटी ऐसा पार्ट है जो कि प्रीलिम्स में नहीं है, बाकी मोस्टली हिस्ट्री और ज्योग्राफी काफी कुछ प्रीलिम्स से कवर अप होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा डिफरेंस होता है हर एक टॉपिक का, कैसे आप मेंस में प्रिपरेशन कर रहे हो और कैसे प्रीलिम्स में, तो थोड़ा उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और सर एथिक्स के लिए कोई एग्जाम्पल के लिए सोर्स न्यूज़पेपर के अलावा कुछ अच्छे? एक काम करना, आप वो टेलीग्राम चैनल पर हो क्या, कि एक इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट करके टेलीग्राम चैनल है जिस पर सारे वो जितने टॉपर्स है ना, सबने अपने टेलीग्राम चैनल डाल दिए हैं वहाँ पे। हाँ वो देख लो सर। तो उसको आप सर्च करना एक बारी, और वहाँ पर किन्हीं किन्हीं ने ना अपने एग्जाम्पल लिस्ट को डाल रखा है वहाँ पर। तो आपको खुद से ऐसे कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, बुक से कर रहे हो ठीक है, बट वहां पर से उठा लोगे ना, तो हमें कितना मैक्सिमम 50 एग्जाम्पल चाहिए होता है, क्योंकि 13 वो आता है थ्योरी वाला क्वेश्चन, और 6 हो गए केस स्टडी, तो 20 क्वेश्चन कह लो। तो अगर हर एक क्वेश्चन में अगर हमने 2-3 एग्जाम्पल भी डाला था बहुत है, तो आप 50-60 एग्जाम्पल इकट्ठा कर सकते हो वहां पर से, वो मिल जाएगा वहां पर। ओके सर ओके। और एक और, हाँ, एक ला एक्सेलेंस एक कोचिंग है ना, उसकी उन्होंने कुछ 100 एग्जाम्पल्स कंपाइलेशन कर रखा है, तो वो भी टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसको आप सर्च करना तो वो मिल ला जाएगा। एक्सीलेंस, ठीक है ला सर। एक्सेलेंस का, हाँ। चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में जीओसी क्लास, फिर करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।